नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटूल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं जैपनीज ऑटोमेकर होंडा से, जो भारत के अंदर उनकी टू व्हीलर ईवीज भी मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। और इसको लेकर कर्नाटका के अंदर वो पहला डेडिकेटेड टू व्हीलर ईवी प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, ये प्लांट स्पेसिफिकली कर्नाटका के अंदर नरसापुरा इंडस्ट्री एरिया में बनकर तैयार हो रहा है, जहाँ पर वो ऑलरेडी एक फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर भी टू व्हीलर्स ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। उसी के बिल्कुल बगल में बनकर तैयार होगी। इसी साल फरवरी के आसपास कर्नाटका सरकार के साथ होंडा ने एक एमओयू साइन किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो 600 करोड़ रुपीस की एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे टू व्हीलर ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। और अच्छी बात है कि अभी ये प्लान ग्राउंड रियलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। होंडा का कहना है कि अगले कुछ ही सालों के अंदर अंदर ये भारत के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टू व्हीलर ईवी प्लांट बन जाएगा। अगली दो अपडेट इंडियन नेवी को लेकर है, जिनको अभी एक और एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की डिलीवरी मिल चुकी है। और इसे भी गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस वेसल का नाम हमारी इंडियन नेवी के द्वारा आईएनएस एंट्रोथ रखा गया है। और इस टाइप का ये दूसरा वेसल है। पहली शिप आईएनएस अरनाला थी, जो मई के आसपास डिलीवर की गई थी, और उसे भी गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। लाइट वेट टॉर्पीडोज, एडवांस एएसडब्ल्यू रॉकेट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट शैलो वाटर सोनार सिस्टम यहाँ पर इक्विप किया गया है, जो इंडियन नेवी की फायर कैपेबिलिटीज को और एनहांस कर देगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं इसको बनाने के लिए। देखते हैं कब तक इसकी कमीशनिंग की जाती है। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार होजर टाउन को भी एक और बड़ा इंडस्ट्रियल और टेक हब बनाने जा रही है। और इसको लेकर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक नया टेंडर फ्लोट किया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि होजर ऑलरेडी एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल टाउन है तमिलनाडु का, जिसे तमिलनाडु सरकार अब चेन्नई मॉडल के बेसिस पर डेवलप करना चाहती है। जैसे चेन्नई का ओएमआर कॉरिडोर डेवलप किया गया है, जहाँ पर आपको कई सारी आईटी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। सिमिलरली होजर में भी कॉरिडोर तैयार किया जाएगा 23 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। आउटर रिंग रोड, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड और बाईपास रोड्स के अलोंग ये बनकर तैयार होगा, जहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, आर&डी यूनिट्स, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर हब्स, रिसर्च सेंटर्स, ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ें डेवलप की जाएंगी। और अभी यहाँ पर जो टेंडर फ्लोट किया गया है, उसके अंतर्गत कंसल्टेंट को चुना जाएगा, जो इसका पूरा ब्लूप्रिंट और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। उसके बाद हमें और क्लियर हो जाएगा कि कैसे तमिलनाडु सरकार इसको डेवलप करेगी। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बिहार के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। और इसके चलते बिहार स्टेट को उसका ओवरऑल 4th एयरपोर्ट मिल चुका है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार का पूर्णिया एयरपोर्ट ओपनिंग के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, और अब यहाँ पर इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है, जहाँ पर 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग, जिसमें 6 चेक इन काउंटर्स, एक कन्वेयर बेल्ट और इसके साथ साथ 2743 मीटर लंबा रनवे भी बनाया गया है। 34 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जोगबनी दानापुर वंदे भारत ट्रेन, जोगबनी से इरोड के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस, सहरसा से अमृतसर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, इसके अलावा अररिया से ठाकुरगंज सेक्शन के ऊपर भी एक नई ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई के अंदर वाटर मेट्रो का काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसकी डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को कंसल्टेंट के रूप में हायर कर लिया गया है। दोस्तों, मुंबई में अगर वाटर मेट्रो बना दी जाती है तो ये काफ़ी गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई जैसी सिटीज़ में रोड बनाना आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लैंड की वहाँ पर भारी कमी है। तो ऐसे में वाटर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि मुंबई का वाटरवे नेटवर्क काफ़ी अच्छा खासा है और अलग अलग एरियाज़ को कनेक्ट करता है। अभी यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 250 किलोमीटर के आसपास वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर 29 टर्मिनल्स और 10 रूट्स पर वाटर मेट्रो प्लान की जा रही है। एक बार जब डीपीआर तैयार हो जाती है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट गोवा से है, जहाँ पर दोस्तों साउथ गोवा के लोगों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फाइनली कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि गोवा सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो मारगांव के अंदर एक नया इंटर स्टेट बस टनल बनाएंगे। दोस्तों, साउथ गोवा के जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि मारगांव बस स्टैंड को एक आईएसपीटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर इसको एटलीस्ट एक बड़ा बस स्टैंड बनाया जाए, ताकि अगल बगल की स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ तक की बसेस यहाँ से डायरेक्टली मिल पाएँ। लेकिन कभी इनकी डिमांड सुनी नहीं गई, पर अब फाइनली डिमांड सुनी जा रही है। 46,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में सारा का सारा काम होगा, जहाँ पर बस बेस के अलावा एक डिपो, वर्कशॉप यूनिट, एक पैसेंजर टर्मिनल, एसी लॉन्च, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईटरीज, एक्सक्लूसिव शॉपिंग सेंटर्स, 510 टू व्हीलर्स और 100 फोर व्हीलर्स के लिए पार्किंग फैसिलिटी भी क्रिएट की जाएगी। 251 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए, और टेंडर वगैरह यहाँ पर फ्लोट किए जा चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे। अगली दोस्तों सिमिलर सी अपडेट चेन्नई से है, जहाँ पर दोस्तों ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा रायापुरम बस टर्मिनस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया है,
और अब अगले महीने इसको लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बस टर्मिनल मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चेन्नई के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, जो चेन्नई के अंदर मोस्ट ऑफ द बस टर्मिनल्स को ऑपरेट करती है। एक सिंगल टाइम में 55 के आसपास बसेस को अकोमोडेट कर पाएगा। और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ फिनिशिंग वर्क्स यहाँ पर बचे हुए हैं जो भी कंप्लीट किए जा रहे हैं। अगले 10-15 दिनों में वो कंप्लीट हो जाएंगे और अगले महीने ये आपको ओपन भी होता हुआ दिखाई देगा, जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट नॉर्थ चेन्नई के लोगों को होगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट अडानी ग्रुप से है, जो भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में दोबारा से एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं और इस पर उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंपनीज के साथ इसको लेकर बातचीत स्टार्ट कर दी है। दोस्तों इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो अडानी ग्रुप के द्वारा पिछले साल के आसपास ये डिसाइड किया गया था कि वो इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के साथ मिलकर भारत के अंदर एक बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेंगे। $10 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट की बात वहाँ पर की जा रही थी, लेकिन वो डील कभी टेक ऑफ कर नहीं पाए क्योंकि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं थी और ना ही फिजिबल थी। लेकिन अब कई महीनों के ब्रेक के बाद अडानी ग्रुप दोबारा से प्लानिंग कर रहा है और इस बार उनकी प्लानिंग है कि सबसे पहले वो एलसीडी फैब्रिकेशन के ऊपर काम करेंगे और उसको लेकर एक प्लांट सेटअप करेंगे। इसी को लेकर अभी इन्होंने पैनासोनिक और शार्क कॉर्पोरेशन जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ में बातचीत स्टार्ट कर दी है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और इस पर उम्मीद है कि ये प्लान्स टेक ऑफ कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ उसकी अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिपिंग डी के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।